तीसरा है ना, चौथा है। तो ऐसे कैसे जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं? हाँ भाई, तो अब आ जाइए। स्नातक स्तर के काव्य शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं रस का टॉपिक। हाँ हाँ, चलो आ जाओ, सब लाइव वाले विद्यार्थी उपस्थित हैं, बिल्कुल सही। तो चौथा व्याख्यान है आज अपना। अभी तक हमने अध्ययन किया है, रस के अवयवों के नाम पढ़े और उसके भेदोपभेद। हमको 33 संचारी भावों के नाम पता है, हमको 8 सात्विक अनुभावों के नाम पता है, हमको स्थायी भावों के नाम पता है, कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है ये पता है। हम ये जान रहे हैं कि विभाव के कितने भेद हैं, 2। कौन कौन से? आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव के फिर कितने भेद हैं? 2। आश्रय और विषय। आश्रय है विषयी और आश्रय और विषय है आलम्बन, और आश्रय कौन होता है? विषयी। अब हम शुरू से पढ़ रहे हैं, वो सामान्य परिचय हमने इसलिए लिखा था ताकि और थोड़ी सी मदद समझने में मिल सके। काव्य शास्त्र, सबसे पहला सवाल ये बनता है कि आखिर काव्य शास्त्र कहते किसे हैं? क्या है शास्त्र, और काव्य का शास्त्र कौन सा काम करता है? तो सबसे पहले आप टॉपिक ये बना लें कि काव्य शास्त्र से तात्पर्य। काव्य शास्त्र किसे कहेंगे, इसकी 2-4 बुनियादी बातें आप नोट कर लो। प्राचीन काल में काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र कहते थे। प्राचीन काल में काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र कहते थे, जो केवल अलंकार का ही बोध कराता है। तो पहले तो इसको अलंकार शास्त्र कहा जाता था। तो प्राचीन काल में काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र कहा जाता था। पूरा कर लीजिए वाक्य। आचार्य राजशेखर ने वांग में, आचार्य राजशेखर ने वांग्मय के 2 भेद माने हैं। वांग्मय के 2 भेद माने हैं, काव्य और शास्त्र। शास्त्र होता है वो कोई भी चीज को बांधता है और बंधने में अनुशासन पैदा होता है ना। अब वर्तमान में क्या है कि जो काव्य का शास्त्रीय विवेचन होता है उसको हम क्या कहते हैं? काव्य शास्त्र। काव्य के शास्त्रीय विवेचन, काव्य के शास्त्रीय विवेचन को, काव्य के शास्त्रीय विवेचन को काव्य शास्त्र कहते हैं। तो काव्य का जो शास्त्रीय विवेचन होता है उसको काव्य शास्त्र कहते हैं। फर्स्ट ग्रेड में एक टॉपिक लगा हुआ है काव्य लक्षण, वो तो फर्स्ट ग्रेड का ही छात्र उसको पढ़ता है। तो उसमें भी इस बात का हवाला आता है कि राजशेखर तो काव्य शास्त्र के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है साहित्य विद्या। अलग से बिंदु लिखो, राजशेखर ने काव्य शास्त्र के लिए, राजशेखर ने काव्य शास्त्र के लिए
साहित्य विद्या, साहित्य विद्या शब्द का प्रयोग किया है। साहित्य विद्या शब्द का प्रयोग कौन करते हैं? राजशेखर ने काव्य शास्त्र के लिए साहित्य विद्या शब्द का प्रयोग किया है। कुछ दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, नेट वेट के परीक्षा में थोड़ा सा घुमा पूछते हैं, तो मैंने ये जो आपको बिंदु लिखाए हैं ये असल में तो परीक्षा में आई हुई सवाल ही है। काव्य शास्त्र की परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा के तौर पर आप अगला बिंदु बना लें, लिखें शास्त्र से तात्पर्य, शास्त्र से तात्पर्य नियामक या नियंता। शास्त्र से तात्पर्य नियामक या नियंता होना है, नियामक या नियंता होना है। शास्त्र असल में काव्य का नियंता है। मतलब शास्त्र जो है वो काव्य को अनुशासित करता है। हम कह सकते हैं कि साहित्य या काव्य को अनुशासित करने का काम ये शास्त्र करता है। काव्य या साहित्य को अनुशासित, काव्य या साहित्य को अनुशासित करने का कार्य काव्य शास्त्र करता है। काव्य शास्त्र करता है। देखो, यदि हम किसी पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो वो चीजें अनावश्यक रूप से अनुशासनहीन होकर के बिखर जाएंगी। इसलिए शास्त्र कुछ ऐसे नियमों का निर्धारण करता है, जैसे मान लीजिए कोई भी छंद है तो उस छंद की मात्रा या वर्ण निर्धारित कर दिया। अलंकार है, कोई अलंकार में लिखेगा, अलंकार के नियम निर्धारित कर दिए हैं। तो ये जो शास्त्र है वह ऐसे नियमों को निर्धारित कर देता है जिसके आधार पर काव्य की समीक्षा की जाती है। यही काव्य शास्त्र है। तो हम ये कह सकते हैं संक्षेप में कि काव्य को अनुशासित करने का कार्य जो करता है वह काव्य शास्त्र है। और काव्य शास्त्र में होता क्या है? काव्य का जो शास्त्रीय विवेचन है वह काव्य शास्त्र में होता है। क्लियर? तो अब लिखिए अगला बिंदु, अगला बिंदु नोट करो। काव्य पर नियंत्रण करने के लिए, काव्य पर नियंत्रण करने के लिए, काव्य पर नियंत्रण करने के लिए नियमों का निर्धारण, नियमों का निर्धारण करने वाले, नियमों का निर्धारण करने वाले, एक कॉमा लगा दो, काव्य को अनुशासित करने वाला, कॉमा लगा के, काव्य को अनुशासित करने वाला शास्त्र ही काव्य शास्त्र कहलाता है। देखो,
भाषा को अनुशासित करना व्याकरण का काम है और काव्य को अनुशासित करने का काम काव्य शास्त्र का है। तो व्याकरण भी एक शास्त्र है, उसमें भी तो ए आ बराबर आ नहीं पढ़ते हो तुम लोग? हाँ, बस नियम है, वही शास्त्र है। तो ये काव्य शास्त्र की परिभाषा है। कोई चलता फिरता पूछ ले, एक दो बिंदु और लिख लो। अच्छा ये बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि काव्य शास्त्र काव्य को अनुशासनात्मक आदेश देता है? बिल्कुल देता है। अनुशासन तो अनुशासन में बांध ही रहा है ना। लिखो अगला बिंदु बनाकर। एक प्रकार से काव्य शास्त्र एक प्रकार से काव्य शास्त्र एक प्रकार से काव्य शास्त्र काव्य या साहित्य को अनुशासनात्मक आदेश देता है। काव्य शास्त्र साहित्यिक सिद्धांतों का निर्माण करके साहित्य को अनुशासित करता है। निर्माण करके साहित्य को अनुशासित करता है। साहित्य को अनुशासित करता है। क्लियर? इन सिद्धांतों तो काव्यशास्त्र साहित्यिक सिद्धांतों का निर्माण करके काव्य को अनुशासित करता है, पूर्ण विराम, और इसी में चाहो तो आगे बढ़ा लो। इन सिद्धांतों के आधार पर ही आलोचक काव्य या साहित्य का मूल्यांकन करता है। काव्य या साहित्य का मूल्यांकन करता है। भारतीय जो काव्यशास्त्र है, वास्तव में वो हिंदी का कोई मौलिक काव्यशास्त्र तो है नहीं, तो भारतीय काव्यशास्त्र को संस्कृत समीक्षा शास्त्र भी कहा जाता है। ये भी अगला बिंदु लिख लो। भारतीय काव्यशास्त्र को संस्कृत समीक्षा शास्त्र भी कहा जाता है ना? ये चीज है। अब एक विशेष बात को आप समझना। देखो, गद्य की बहुत सारी विधाएं होती हैं, है ना? बहुत है ना भाई। निबंध है, नाटक है, आलोचना है, उपन्यास है, कहानी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, यात्रावृत्त है, आदि आदि है, बहुत है ना? इनमें से दो विधा ऐसी हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल निकट और चिपकी हुई विधा है। यह है निबंध और आलोचना। क्या है? निबंध और आलोचना। जो जितना बड़ा निबंधकार होगा वह अनिवार्यतः उतना ही बड़ा आलोचक होगा, या ऐसे कह दो, जो जितना बड़ा आलोचक होगा वह अनिवार्यतः उतना ही बड़ा निबंधकार होगा।
या तो आप ऐसा कोई एक उदाहरण दे दो कि ये बहुत बड़े निबंधकार है परंतु ये आलोचक नहीं है। सोचो, दिमाग में दौड़ाओ, क्योंकि निबंध और आलोचना दोनों का संबंध मस्तिष्क से है, हृदय से संबंध कवि का है। ये जरूरी नहीं है कि कोई मस्तिष्क से भी स्ट्रांग हो और हृदय के भावों का भंडार लिए फिरता हो, ये जरूरी नहीं है। किसी का दिमाग बहुत चलता है, किसी का दिल चल गया कवि बनेगा बहुत बड़ा। रामचंद्र शुक्ल का दिमाग बहुत तगड़ा है, दिल कमजोर है, एक अच्छा कवि नहीं है। हृदय का मधुर भार लिखकर जैसे एक भार ही उतारा हो उन्होंने, तब नहीं है। हाँ, रामकुमार वर्मा एक अच्छे आलोचक होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी हैं, तो वो एक अपवाद है। जैसे मुक्तिबोध एक अच्छे कवि भी हैं और अच्छे आलोचक भी। विजयदेव नारायण शाही एक अच्छे कवि भी हैं और एक अच्छे आलोचक भी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक अच्छे निबंधकार है, एक अच्छे आलोचक है, लेकिन अच्छे कवि नहीं। कविता लिखी नहीं, कवि क्या करेगा, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक आलोचक कवि भी अच्छा हो यह तो जरूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छा निबंधकार, एक अच्छा आलोचक हमेशा होता है। और यही कारण है कि दोनों विधाएं इतनी चिपकी हुई हैं कि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में कहीं भी आलोचना जैसा शब्द नहीं है। निबंध है, क्यों आया 2010 में पूछ लिया था सवाल, कविता के नए प्रतिमान किसकी आलोचना पुस्तक है। क्यों पूछा, आलोचना तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन निबंध तो है। तो निबंध और आलोचना तो बहुत समीप की विधा है। उत्तर था नामवर सिंह जी। क्लियर। इसलिए हम निबंधों के साथ में आलोचना को भी डिस्कस करेंगे। आलोचना के बहुत सारे प्रकार होते हैं, सब प्रकारों को छोड़ो और 3 प्रकारों को ध्यान रखो। एक तो होती है तुलनात्मक आलोचना, इसके बारे में तो आपको पता ही है कि जब 2 कवियों की तुलना, 2 साहित्यकारों की तुलना की जा रही है, जैसे बिहारी और देव और बिहारी, तुलनात्मक आलोचना हुई। मिश्र बंधुओं की नवरत्न भी तो तुलनात्मक आलोचना है, 9 कवियों को रख के तुलना कर रहे हैं। अब आलोचना के 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्रकार है। देखो, आलोचना में या तो कोई आलोचना होती है व्यावहारिक आलोचना, और या कोई आलोचना होती है सैद्धांतिक आलोचना। ये जितने भी काव्य शास्त्री विद्वान हम पढ़ रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि संस्कृत समीक्षा शास्त्र के आलोचक हैं। आलोचक और समीक्षक एक ही होता है, आलोचना और समीक्षा एक ही होता है। समीक्षा है तो होती है। व्यवहारिक आलोचना की रचना है, ये सैद्धांतिक आलोचना की रचना है। कैसे तय करोगे आप, एक झटके में तुरंत तय हो जाएगा। यदि कोई रचना किसी कवि पर लिखी जा रही है या कि वह रचना किसी रचना पर लिखी जा रही है, तो समझ लो कि वो व्यवहारिक आलोचना है। जैसे मैं लिखूं जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व और कृतित्व, समझ जाओ कि व्यवहारिक आलोचना है। जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की भाव योजना, समझ लो कि यह व्यवहारिक आलोचना है। यदि किसी रचनाकार पर या उसकी किसी भी रचना पर आलोचना लिखी जा रही है, तो समझ लो वह व्यवहारिक आलोचना है। लाला श्रीनिवास दास ने संयुक्ता स्वयंवर नाटक लिखा और बालकृष्ण भट्ट ने संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना लिखी, सच्ची समालोचना के नाम से 1886 में हिंदी प्रदीप पत्रिका में छपी। ये हिंदी की पहली आलोचना मानी जाती है। अब ये कैसी आलोचना हो जाएगी, संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना, वो तो एक नाटक है। व्यवहारिक आलोचना या सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना। और यदि काव्य शास्त्र के 6 सिद्धांत है, आपको पता है, रस, ध्वनि, अलंकार, पता है ना, क्रम से बोलो, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। यदि कोई इन 6 सिद्धांतों पर किताब लिखी जा रही है, मान लीजिए कोई ध्वनि पर लिख रहा है, ध्वन्यालोक किताब लिखी आनंदवर्धन ने,
या अभिनव गुप्त ने उसकी टीका लिखी ध्वन्यालोक लोचन। तो ध्वनि तो एक काव्यशास्त्र का टॉपिक हो गया। डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत आलोचना पुस्तक लिखी। रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा लिखी। रस, अलंकार, ध्वनि, ये काव्यशास्त्र के टॉपिक पर जो भी किताब लिखी जाएगी वह सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ है। आप समझ गए हो आप? यदि काव्यशास्त्र के किसी विषय पर पुस्तक लिखी जा रही है तो वो हो गई सैद्धांतिक आलोचना, और किसी कवि और उसकी रचना पर आलोचना लिखी जा रही है वो हो गई व्यवहारिक आलोचना। हिंदी आलोचना प्राय इन दो वर्गों में ही ज्यादातर चलती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अच्छा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित रस मीमांसा किस प्रकार की आलोचना पुस्तक है? सैद्धांतिक आलोचना। यह नगेंद्र के रस सिद्धांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1965 में, कैसा ग्रंथ है बताओ? है सैद्धांतिक आलोचना पक्का। ई विजयदेव नारायण शाही की किताब का नाम है जायसी, उनकी आलोचना पुस्तक है जायसी। कैसी आलोचना पुस्तक है? व्यवहारिक। अरे वाह, अब तुम तो समझ गए 1 मिनट में। आलोचना को भी नहीं समझे फिर भी हम ये समझ गए कि ये व्यवहारिक आलोचना है, ये सैद्धांतिक आलोचना है। कबीर चर्चित आलोचना पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब बताओ वो कबीर कैसी आलोचना पुस्तक मानी जाएगी? व्यवहारिक आलोचना में। बस यही बताने का उद्देश्य था। तो और एक चीज अब आप ये लिख लो, संस्कृत समीक्षा शास्त्र में 6 सिद्धांत हैं, जिसको हम भारतीय काव्य शास्त्र भी कह सकते हैं। संस्कृत समीक्षा शास्त्र में 6 सिद्धांत प्रचलित हैं। 6 सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला है रस सिद्धांत। एक काम करो, एक सारणी बनाता हूं, है ना? 6 सिद्धांत, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6। अब क्या लिख दूं मैं? सिद्धांत का नाम लिख दूं? सिद्धांत का नाम अब लिख दो प्रवर्तक। सारणी से आपको आनंद आएगा। देव उठनी 11 के मान रहे हैं ये। एक इसका समय क्या है, और एक उसकी पुस्तक कौन सी है जिसमें वो सिद्धांत आया है। अब देखो आप, अब याद होगा टॉप। ऐसे करके हम बन गए हैं अब लकीर के फकीर, है ना? तो लकीर खींची जा रही है ना, ये देखो। मैं चाहता तो इसको बिल्कुल डायग्राम से बिल्कुल सीधा कर देता, लेकिन तब कौन से तुम मुझको इनाम देते। इसलिए तुम हाथ से ही चलने दो। ये हो गए 6, है ना? नहीं आ जाएगा ये लो। तुम जब ये कहते हो ना गया, तो मुझे साहित्य के 2 सवाल याद आते हैं। एक तो गया पात्र बहुत चर्चित हुआ है प्रेमचंद की एक कहानी का, 2 बैलों की कथा। झूरी का साला है गया, झूरी के 2 बैलों को लेकर गया, नाम भी है गया, और बैल नहीं चाहते थे जाना। तो जब बैलों ने इतना आतंक मचाया कि गया के दांतों तले पसीना आ गया। देखो मुहावरा प्रेमचंद का है, और दांतों तले पसीना, माथे तले पसीना तो सुना होगा आपने, लेकिन दांतों तले पसीना, इसका मतलब होता है अत्यंत मुसीबतों का सामना करना, अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना। और एक गया से मुझे एक पंक्ति याद आती है, नेट की पंक्ति है, गया गया सभी कुछ गया मधुरतम। जो भी जीवन में मधुर था वो सब चला गया है। तो गया गया मधुरतम, बताओ किसकी पंक्ति हो सकती है ये? है ये कामायनी का मनु फ्रस्ट्रेट है।
ये कामायनी का मनु की पंक्ति है कि गया सभी कुछ गया मधुरतम, तो प्रसाद की पंक्ति हुई। कामायनी से कोई पंक्ति आएगी तो किसकी होगी? प्रसाद की। अब तुम सोचोगे अब नहीं बोलेंगे हम गया, है ना। अब दो याद आया ना, गया पात्र याद आया, गई पंक्ति लिखो पत भले ही। अच्छा, सबसे पहले सिद्धांत का नाम है रस सिद्धांत, रस सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत इसका रस का विरोध करते हुए अलंकार सिद्धांत आया। और उसके बाद में सिद्धांत आता है रीति सिद्धांत। और सिद्धांत को क्या हम संप्रदाय भी कह सकते हैं? बिल्कुल, रीति संप्रदाय कह लो या रीति सिद्धांत कह लो। हाँ, कैसे लिख रहे हो? व्यवहारिक एक प्रत्यय लग गया इसमें, तो वो व्यवहारिक नहीं होगा, श्रद्धा व्यावहारिक होगा। हाँ, जल्दबाजी में टाइप करते हैं तो उसमें हो जाती है शुद्धि। और इसके बाद सिद्धांत आता है ध्वनि सिद्धांत। एक बार तुम्हारे फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था कि स्फोटवाद का संबंध किससे है? ध्वनि सिद्धांत से। एक छात्र ने वो सही कर दिया जबकि उसने पढ़ा वढ़ा भी नहीं था, है ना। तो लास्ट की क्लासों में आया था तो ऐसी, सर मैं तो लास्ट में आया था, मैंने ये कैसे सही कर दिया यार? अरे गुरुजी तुक्का तुक्का कैसे लगाया? तुक्का लग गया ना, स्फोट, स्फोट यानी विस्फोट। और जब विस्फोट होगा तो ध्वनि तो आएगी। तो मैंने तो ऐसे सोचा, मैंने वाह यार तो टॉप सोचा है, क्योंकि उत्तर भी वही है। अब चाहे वो स्फोटवाद क्या है उसको नहीं जान रहा है, पर विस्फोट को तो जान गया, ऐसे भी हो जाता है ना। और एक हो गया अपना वक्रोक्ति सिद्धांत। भाई देखो, प्रश्न सही होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से सही हो। और एक है औचित्य सिद्धांत। ये सभी संप्रदाय हैं, आप इनको सिद्धांत भी कह सकते हो। ऐसे करके ये हो गए हमारे 6 संप्रदाय। इस क्रम से याद रखना है, क्योंकि औचित्य को छोड़ दो ना तो तुम किसी से नहीं बच रहे हो। अलंकार भी सिलेबस में है, रस भी सिलेबस में है, ध्वनि और वक्रोक्ति भी सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड के, तो और रीति दोनों में है, क्योंकि गुण और रीति दोनों अविभाज्य है। वामन को पढ़ना पड़ता है हमको मजबूरी में, क्योंकि रीति और गुण पढ़ेंगे तो वामन के बिना बात ही नहीं हो सकती। इसके प्रवर्तक है आचार्य भरत मुनि। आप सबके आगे आचार्य लगाते चलो, मेरे में जगह कम है, मैं आचार्य को छोड़ दे रहा हूं। भरत मुनि, और इनका समय है 2री सदी ईसा पूर्व। और इनकी पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। हमको नाट्य शास्त्र के भी जो बारीक तथ्य है ना, वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा। 36 अध्याय मिलते हैं और इसके 6ठे अध्याय में वो रस सूत्र प्रस्तुत किया गया है। विभावानुभाव, व्यवचारी, संयोग, रस निष्पत्ति, उसको भी बिगाड़ बिगाड़ के दे देते हैं। एक में सही दे देंगे, पूछ लेंगे शुद्ध किस में है। एक बार आया था आरपीएस कॉलेज लेक्चर में, पूछा था ये 2012 वाले पेपर में। अलंकार सिद्धांत आचार्य भामा का है और ये 6वीं सदी के हैं, 6वीं सदी के हैं। और इनकी पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार। भामा पहले रस विरोधी आचार्य हैं। भरत मुनि के रस संप्रदाय का विरोध करते हुए इन्होंने अलंकार सिद्धांत दिया है। रीति सिद्धांत आचार्य वामन का है और वामन 8वीं सदी के हैं। कहीं तुम्हें कोई भी समय लिखा मिल जाए तुम इसको प्रमाणिक मानोगे जो मैं लिख रहा हूं। और यदि किसी छात्र का काव्य शास्त्र में बहुत ज्यादा मन है और वह तो परीक्षा से भी ज्यादा पढ़ना चाहता है, डूब जाना चाहता है कि मैं तो डूब जाना चाहता हूं काव्य शास्त्र में, तो बंबई के निर्णय सागर प्रेस से एक किताब प्रकाशित हुई है गणेश त्र्यंबक देश पांडे की, संस्कृत समीक्षा शास्त्र। आप लाके पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे पता है आप लोग नहीं लाओगे, क्योंकि इसमें 2 नुकसान है। एक तो पैसे गए, खोजबीन की जो अलग, और पेपर में पास होने के लिए तो बोर्ड काफी है, और उससे अधिक हमें चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए ना? तुम फायदे में रहोगे।
तुम सुखी जीवन जियोगे। पता है क्यों? कि बस नौकरी लगी, उसके बाद पढ़ाई लिखाई है, जिंदगी में यही काम धाम है। भाई की जिंदगी देखो, भाई पढ़ने पढ़ाने में गई भाई की जिंदगी, 42 साल तो गए, अब बचे क्या 5-7 साल और। इसलिए धीमे धीमे मैं ये कम कर रहा हूं। पढ़ने पढ़ाने वाला काम तुमने देखा होगा, मैं कम ही कर रहा हूँ। कहाँ है दोपहर शाम, भर दिन है, जिंदगी घन चक्कर बन गई थी। बढ़िया है ऐसा, 2-4 घंटे में तो पढ़ाना जरूरी है ना, उसमें एनर्जी मिलती है, आनंद आता है कि नहीं आता? तुमको तो कहाँ का खाक आनंद आता होगा, परेशान से दिखते हो कि लिख रहे हो, लेकिन नहीं, ये आनंद की अनुभूति देखो। सुनो, असल में तो सबसे बड़ी चीज क्या है? ईश्वर ने जीवन दे दिया है, हम अवतरित हो गए हैं। अब हम भिन्न भिन्न कार्य व्यापारों में संलग्न है। कोई किस काम को कर रहा है, कोई गोलगप्पा बेच रहा है, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है। उसको जो अपने क्षेत्र में है, उस क्षेत्र की सर्वाधिक जानकारी उसके पास है, तो वह सबसे हटकर दिखता है। आप देखो, प्रॉपर्टी वालों की दुकान मकान सब सबसे अधिक वही बेचते हैं जिनकी जानकारी बहुत ज्यादा है। तो अपने क्षेत्र में पकड़ हो गई ना गोलगप्पे वाले को भी, कि पानी में कौन कौन से रसायन घोले जाए, कौन से तत्व घोले जाएं। उसके ठेले के आगे हमारे जैसे लोग डोने लगा के नंबर में खड़े हो जाते हैं। भीड़ नहीं टूटती है, इतना कमा जाता है। पकौड़ी बेच रहा है, उसको पता है कि पकौड़ी में क्या डाला जाए। लड़ाई इसी चीज की है। कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र की अधिकतम सूक्ष्म जानकारी उसके पास है, तो उसी क्षेत्र में वो किंग बन जाएगा। बताओ, लड़ाई तो जानकारी की है, और यहां बैठ करके तो अपन को जानकारी जानकारी मिल रही है रोज नई नई, है ना? अब वो जानकारियों को तुम आनंद के साथ ले रहे हो, तब तो वीर हो, तब तो वीर हो। और यदि आनंद तत्व गायब है, तो केवल शरीर उपस्थित है, आनंद नहीं है, तो वीर वो नहीं है। और जो वीर नहीं है, वो युद्ध जीतता नहीं है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है ना? शुक्ल जी ने कहा है ना, आनंद और साहस दोनों चीजें। अब साहस तो है ही, खैर बैठे हो सुबह से आप लोग। और इसकी किताब का नाम क्या है? वामन की किताब का नाम सुना है आपने? काव्यालंकार सूत्राणी। अब सूत्राणी है ना, सूत्राणी, इसको सूत्र वृत्ति भी कह देते हैं। ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, तो आप ऑब्लिक करके सूत्र वृत्ति भी लिख लो, तो सूत्राणी लिखा मिल जाए या सूत्र वृत्ति लिखा मिल जाए तो एक ही बात है। काव्यालंकार सूत्राणी या काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। और ध्वनि सिद्धांत आचार्य आनंद वर्धन ने दिया है, और इनका समय 9वीं सदी का समय है। और मित्रों, संस्कृत समीक्षा शास्त्र में 9वीं सदी स्वर्णकाल माना जाता है। संस्कृत समीक्षा शास्त्र के इतिहास का स्वर्णकाल कौन सा समय है? 9वीं सदी का समय है। इसलिए ध्यान रखना, प्रथम प्रस्थान बिंदु भरतमुनि है, और संस्कृत समीक्षा शास्त्र का द्वितीय प्रस्थान बिंदु कौन माना जाता है? आनंद वर्धन। और इनकी किताब का नाम है ध्वन्यालोक। बस केवल ध्वन्यालोक ही है, लोचन नहीं लगाना है। लोचन लग जाएगा तो अभिनव गुप्त की रचना बन जाएगी वो। ध्वन्यालोक है। वक्रोक्ति सिद्धांत आचार्य कुंतक का है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत दिया है, और ये 10वीं सदी के आचार्य हैं। और इनकी किताब का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम। अब सुनो, एक बड़े मजेदार मैं आपको बात बताऊं। डीएसएसबी के पेपर पीजीटी में ये सवाल आया, और सवाल ये पूछा कि हिंदी वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? उसका आगे क्या जोड़ दिया? हिंदी वक्रोक्ति जीवितम जोड़ दिया। अब हुआ ऐसा, एक छात्र कह रहा है, सर बड़ा अजीबोगरीब सवाल पूछा है ये तो कैसे पूछ लिया? क्यों यार, ये तो बड़ा पॉपुलर सवाल है, तेरा सही नहीं हुआ क्या? नहीं, मैं तो कुंतक करके आ गया। नहीं यार, तूने काव्य शास्त्र की कोई भी किताब पढ़ी होगी, कोई टीचर से नहीं पढ़ा तो? नहीं, काव्य शास्त्र की किताब मेरे पास में है। सब खटाक से किस किताब का नाम लेते हैं? भगीरथ मिश्र की, है ना, है ना हिंदी काव्य शास्त्र, भगीरथ मिश्र की। अब संयोग से मुझे याद था, मेरी एक आदत होती है कि कोई भी किताब में खोलता हूं तो उसका पहला और अंतिम वर्ड देखता हूं
कि पहला वर्ड का क्या प्रयोग, अंतिम वर्ड क्या है। तो आपके पास भी यदि वो किताब हो ना, तो भगीरथ मिश्र की किताब के अंतिम पेज में जो अंतिम नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी वक्रोक्ति जीवितम। तो मैंने कहा कि यार तेरे पास वो किताब है, उसका अंतिम शब्द सुनाना। और अंतिम शब्द फिर कवर पे जो जाएगा, अंतिम शब्द सर जी, माय गॉड, देखा नगेंद्र। तो हिंदी वक्रोक्ति जीवितम पूछ लेगा तो क्या करने वाले हो, नगेंद्र। और क्यों, वो तो हिंदी वाली अनुवाद हो गई एक प्रकार से, और वक्रोक्ति जीवितम तो संस्कृत में है, वक्रोक्ति जीवितम ये हो गई कुंतक की। औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र का है, ये अपने कोर्स में दूर दूर तक नहीं है, फिर भी 11वीं सदी का है। और इनकी पुस्तक का नाम है औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा। इनकी एक किताब का नाम तो आपने आज और लिखा था, कवि कंठाभरण। फिर कवि कुल कंठाभरण किसकी, डोले की। तो इन्होंने लिखने को तो कवि कंठाभरण किताब भी लिखी है क्षेमेंद्र ने, लेकिन संप्रदाय से जुड़ी हुई किताब है वो है औचित्य विचार चर्चा। अब इनमें से दो सिद्धांत ऐसे हैं जो आत्मवादी हैं। ये कौन कौन से हैं, देखो, एक तो एक नंबर आत्मवादी सिद्धांत है, और एक ध्वनि सिद्धांत, ये रहा आत्मवादी सिद्धांत। बाकी जो सिद्धांत देख रहे हो देहवादी, ये देहवादी है, ये देहवादी है, ये देहवादी है, ये देहवादी है। इसको यही मत टिकाओ ना, क्यों सारणी को बिगाड़ रहे हो। नीचे अलग से लिख लो कि इन 6 सिद्धांतों में से रस और ध्वनि सिद्धांत आत्मवादी है। तुम भी हुबहू अनुकरण करते हो, वहीं टेकते हो जहां मैं टेक रहा हूं। अलग से लिख लो नीचे कि इनमें से रस सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत आत्मवादी सिद्धांत है, आत्मवादी सिद्धांत है। और फिर लिख लो कि बचे हुए 4 के बाकी के 4 देहवादी सिद्धांत है। बाकी के 4, तो बाकी के 4 तो आप जान रहे हो कि कौन से बाकी के 4 हैं, है ना। तो बाकी के 4 क्या हो गए, देहवादी सिद्धांत। अब आप कहोगे आत्मवादी और देहवादी क्या बात हुई भाई। अरे भाई, आत्मवादी वो हो गए जो भाव पक्ष को प्रमुखता दे हैं, और देहवादी वो हो गए जो कला पक्ष को प्रमुखता दे। तो एक लाइन जरा ये भी लिख लो। तो रस और ध्वनि सिद्धांत आत्मवादी सिद्धांत है, शेष 4 देहवादी सिद्धांत है। और आत्मवादी सिद्धांत भाव पक्ष को महत्व देता है, आत्मवादी सिद्धांत भाव पक्ष को महत्व देता है, और देहवादी सिद्धांत कला पक्ष को महत्व देता है। हाँ, आत्मा तो भाव पक्ष से जुड़ जाएगा ना। आत्मवादी सिद्धांत भाव पक्ष को महत्व देता है, और देहवादी सिद्धांत है वो कला पक्ष को महत्व देता है। बस ये बात है। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं रस के स्वरूप पर। पहला टॉपिक क्या है अपना, रस का स्वरूप। रस के अवयवों के नाम तो हमने देख ही लिए हैं भाई। 3 ही तो टॉपिक है, रस का स्वरूप है कि नहीं, रस का स्वरूप, रस के भेद, रस के अवयव। 3 टॉपिक और 4 या 5 सवाल, है ना। अब एक बात बताओ, मैं रस के स्वरूप को समझाऊं, क्या उससे पहले ये जरूरी नहीं है कि रस का जो आदि आचार्य है उसको जान जाएं। भाई कौन है ये भरत मुनि, और नाट्य शास्त्र में क्या लिखना चाहते हैं, इस बात को समझे बिना हम रस के स्वरूप को नहीं समझ सकते। तो अब हम टॉपिक बनाने वाले हैं आचार्य भरत मुनि। अब ये सोच रहे हैं कि और कितने टॉपिक बना सकते हैं 10 मिनट में, है ना। आचार्य भरत मुनि, इनकी पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र।
समय है इसका 2री सदी ईसा पूर्व। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में, पहली बात तो ध्यान रखे, भारतीय काव्य शास्त्र का जो जन्म है वह कविता के आधार पर नहीं, वो नाटक के आधार पर हो रहा है। नाट्य शास्त्र, भरत मुनि ने काव्य को नाटक के समानार्थी माना है और भरत मुनि के चिंतन में नाटक है। तो कौन बताएगा कि वो पहला आचार्य कौन है जिसके चिंतन के केंद्र में काव्य है? भरत मुनि कैसे हो जाएगा? इसके चिंतन के केंद्र में तो नाट्य शास्त्र है। किताबों के नाम गौर फरमाओ। नाट्य शास्त्र, काव्य अलंकार। काव्य अलंकार। आचार्य भामा संस्कृत समीक्षा शास्त्र के पहले आचार्य हैं जिनके चिंतन के केंद्र में नाटक नहीं है, काव्य है। लेकिन इससे कहीं ऐसी भ्रांति ना हो जाए कि जब सवाल ये पूछा जाए कि हिंदी का पहला संस्कृत समीक्षा शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र का पहला काव्य शास्त्रीय विद्वान कौन है, तो उत्तर तो भरत मुनि ही आएगा। भरत मुनि रस के आदि आचार्य हैं। कौन है? रस के आदि आचार्य हैं, भारतीय काव्य शास्त्र के संस्थापक हैं। है कि नहीं है? भरत मुनि है। हालांकि राजशेखर से पूछोगे ना आप कि राजशेखर तो बता दे रस का आदि आचार्य कौन है, तो राजशेखर कहेगा तुम तो बेकार ही भरत मुनि के पीछे पड़े हुए हो। भरत मुनि से भी बहुत पहले एक व्यक्ति पैदा हुआ है जिसका नाम है नंदीकेश्वर या नंदीवर्धन। ध्यान देना, राजशेखर के अनुसार नंदीकेश्वर या नंदीवर्धन रस के आदि आचार्य। उन्होंने इस श्रेय भरत मुनि को नहीं दिया है। और जनश्रुति की बात करोगे आप तो जनश्रुति भी ये बात कहती है कि रस के आदि आचार्य नंदीकेश्वर या नंदीवर्धन है। और स्वयं आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में अपने से पहले के आचार्यों के नाम गिनाए हैं कि कोई नंदीकेश्वर हुआ है, वासुकी हुआ है, तुंड हुआ है, तब जाके तो इनका नाम आता है। फिर नंदीकेश्वर मार्केट में क्यों नहीं चला, भरत मुनि क्यों चला? भाई नंदीकेश्वर ने कोई रचना लिखी है क्या? रचना तो लिखी है, नाम है अभिनव दर्पण, लेकिन ये उपलब्ध नहीं होती और इसका फायदा नाट्य शास्त्र को मिला। नाट्य शास्त्र तो उपलब्ध है। क्लियर? क्या समझे हम? रस के आदि आचार्य भरत मुनि है, लेकिन राजशेखर के अनुसार और प्रचलित जनश्रुतियों के अनुसार रस का आदि आचार्य नंदीकेश्वर या नंदीवर्धन है, जिसकी किताब अभिनव दर्पण है, लेकिन वह प्राप्त नहीं होती है। अब भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा है, एक रस सूत्र दिया है और रस सूत्र में उन्होंने कहा, और 6वें अध्याय में रस सूत्र दिया है ना? अभी समय है, 5 मिनट और बात कर सकते हैं, लिखो भले ही मत, बात सुन लो। तो सूत्र दिया है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, ऐसे दिया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, ये दिया है। शुद्धिकरण के हिसाब से उसको याद करना है। अब हालांकि इस रस सूत्र में स्थायी शब्द का प्रयोग नहीं है, वो इस रस सूत्र की कमजोरी भी है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का मतलब उत्पन्न हो गया रस। अब वो क्या कहते हैं नाट्य शास्त्र में, जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की औषधियों और व्यंजनों से हमें सुस्वादिष्ट भोजन के आनंद की प्राप्ति होती है। आप कहोगे औषधियों से? औषधि मीन्स मसाले, MDH। MDH वाला बूढ़ा का खूब ऐड आता था ना। अब पहले अपने हाथों से गाजर और आलू काट के जो मिक्स करके सब्जी बनाते थे, उसके ऊपर MDH मसाला जरूर डालते थे, दबा के खाते थे। अपने हाथों से जो खाना बनाते हैं उसमें कितना स्वाद आता है।
होटल में जाके तड़क भड़क खाते हो, मजा आता है, सर भारी, जी खराब, जेब पर संकट गया जो अलग से है। कैसे बनाते हैं, हाथ मुंह धोते कि नहीं धोते हैं? ऐसे तो पसीने पूछ लिए चल रहा है, रोटी आटा मत खाया करो बाहर, अपने हाथ का खाओ, मजा आ जाएगा। ऐसे ही तो हाथ के नोट्स बनाए तो क्यों मजा आता है इनको पढ़ने से? ये मेरा है, ये अपना है, ये मेरी मौलिक सर्जना है। सर्जनात्मक अनुभूति से आनंद आह्लादित हो जाता है, तभी तो अपने नोट्स पढ़ते हैं हम। अब भरत मुनि क्या कहते हैं कि जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के औषधियों और व्यंजनों से हमें सुस्वादिष्ट भोजन के आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार काव्य अथवा नाटक में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के प्रयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अच्छा, तुम्हारे पास एक थाल हो, है, उसमें चटनी भी हो, पापड़ भी हो, 2-3 वैरायटी की सब्जी हो, छुकी हुई चटनी हो, चावल पुलाव अलग हो, कई प्रकार के व्यंजन हो, तो खाने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? एक उठा के दाल रोटी रोज चल रही है, दाल रोटी मजा कमजोर हो जाएगा। और भिन्न भिन्न प्रकार का गुलाब जामुन भी हो, है, मीठा आ गया, चरपरा आ गया, तो मेरी बात समझ रही हो तुम लोग? नहीं, याद दिलाऊंगा तो याद दिलाऊंगा मैं तो, बना के खाओ अपने घर में। 1 घंटे और बैठना है तो कोई बात नहीं, भूख उद्दीप्त हो जाएगी। तो सुनो, अब अब इससे रस पैदा होता है। अब छात्र आमतौर से क्या समझते हैं, यार रस, ये बात हमारे समझ में नहीं आती है कि गन्ना बेच रहा है, गन्ना का जूस निकाल रहा है, गन्ना का जूस पिया, रस मिला, ऐसे कहते रहे, मजा आ गया, तल्लीन हो गई आत्मा भाई, ठंडा और मीठा। आम का रस पिया, वो भी समझ में आया कि इन रसों से तो आनंद आता है, ये कौन सा रस है, इसमें रस कहाँ है? तो ये प्रथम दृष्टा आता है। लेकिन मित्रों, असल में वो जो रस हम पीते हैं, खा रहे हैं, वो ऐन्द्रिक रस है। वो कैसा है? ऐन्द्रिक रस है। और ये जो रस मिलता है, ये होता है अलौकिक स्तर का। और जब तक हमें मिलता है, हम उसमें इतने डूब जाते हैं कि हमको संसार की और हलचलों का पता ही नहीं चलता है। वही तो शब्द है कि वेद्यंतर स्पर्श शून्य, इसका अर्थ ही पूछा गया है। तो पहले से जो भी ज्ञान होता है, उसका किंचित लेस मात्र भी नहीं रह जाता। हम रचना में पूरे डूब जाते हैं। अरे, आप भूख प्यास भूल जाते हो। आप पढ़ो चंद्रकांता, पढ़ो कोई अच्छा सा उपन्यास, पढ़ो गोदान पढ़ने बैठ गए, आप भूख प्यास भूल जाओगे, आप उस रचना में डूब जाओगे। आप इस देश में, इस लोक में, इस परिवेश के रह करके भी ना रह पाओगे। आप देश काल के बंधन से ऊपर उठ जाओगे। ये निर्व्यक्तिकता की स्थिति है। इसमें हम अपने व्यक्तिगत सुख दुख को भूल जाते हैं और एक निर्व्यक्तिक अनुभूति करने लगते हैं, व्यक्तिक नहीं, निर्व्यक्तिक अनुभूति करने लगते हैं। और यही रस दशा है, ये रस दशा है। भरत मुनि ने कहा है, राग एक बंधन है, लेकिन विराग भी एक बंधन है। और राग और विराग से परे दूर जिसका कोई केंद्र नहीं, वह आनंदवाद है। ऐसा वाला आनंद है ये। देखो, पूरा खेल भावों का है, पूरा खेल रस का है। हम कई बार बेवजह दुखी हो जाते हैं, बेवजह प्रसन्न हो जाते हैं, सब भाव योजना का खेल है। एक बार क्लास में एक छात्र ने पूछा कि सब जो पागल आदमी होता है, उसको भी रस मिलता है क्या? अरे, वो पागल ही इसलिए हुआ है कि उसको ज्यादा रस मिल गया है। तो ये तो रस ऐसी चीज है। और सवाल फिक्स है, मुझे पता है तुम्हारा पेपर बनेगा, जब बनेगा, आएगा जब आएगा। लेकिन तुम मुझसे पूछ लो, सवाल ये आने वाला है कि निम्नलिखित में से रस के स्वरूप के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। और फिर वो किसी एक शब्दावली से खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा। जैसे इस बार दोनों पेपरों में खेला है वेद्यांतर स्पर्श शून्य से। शून्य को उन्होंने सहित और युक्त शब्द दिया, जबकि शून्य रहित होता है, ना युक्त होता है, ना सहित होता है, वह तो कम होता है। ऐसे किसी से खेल लेगा। तो इसी चीज को हम अगली क्लास में समझने की कोशिश करेंगे कि भरत मुनि कैसे समझा रहे हैं, उनका रस सूत्र क्या है। और बाद में आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में जो रस की विशेषता बताई है, वो क्या है ना। तो 5 मिनट शेष हैं और सर आपके व्याकरण वाले बस आ गए हैं। तो अब थोड़ा सा आप जो है, ठीक है, तो हम लोग फिर कल की क्लास में मिलते हैं।
है, वो छपने में 1 सप्ताह का टाइम लगेगा यार। तुरंत थोड़ी एक मशीन में गया गरम माल हलवा थोड़ी है, उसमें तो प्रिंट विंट होने में टाइम लगेगा। अगले सप्ताह देंगे, है ना, अगले सप्ताह देंगे। चलो ठीक है, चलो ठीक है। सुनीता, नीरज, सभी को पुनः सुप्रभात।